बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोयटा में नाशों की तदफीन ना करने वाले दरअसल उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। यकीन नहीं आता खान साहब इस हद तक जा सकते हैं कि लोगों की आह बुका और फरियाद को वो ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं। खान साहब तो ये कहा करते थे कि रियासत माँ होती है, वज़ीर आज़म बाप होता है। आज उसी रियासत के मजलूम अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। अपने प्यारों के लाशें लिए सड़क किनारे बैठे हैं कि उनकी रियासत का बाप आए और उनके आंसू पहुंचे, उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें कम से कम ये दिलासा दे दे कि जो जुल्म उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होगा। लेकिन वज़ीर आज़म ने तो तमाम हदें ही पार कर दी। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊंगा और लवाहिकीन के साथ मिलूंगा। और मैं फिर आज ये अब इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि अगर आज आप उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूं और लवाहिकीन को मिलता हूं। ये गवर्नमेंट पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हमें पता है, मुझे खास तौर पे पता है कि उनके ऊपर किस तरह के पीछे जुल्म हुए हैं। तो मैंने उनको श्योरिटी दी कि हम इनको। वज़ीर आज़म साहब, जनाब इमरान खान साहब, आपने कोयटा नहीं जाना था, ना जाते, मगर कम से कम ये तो ना कहते कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें बुलाने वाले ब्लैकमेलर हैं। आपके जाने से मरने वाले जिंदा नहीं हो सकते थे, उनकी लाशों को सिर्फ कफन के साथ दफनाया जा सकता है। अब पता नहीं वज़ीर आज़म साहब को किस बात का डर है कि कहीं शोहदा की नाशें उनसे सवाल करने के लिए उठकर ना बैठ जाएं, मैयतें उठकर उनका दामन ना पकड़ लें और रियासत के वाली से अपने कातलों को पकड़ने का या अपने कत्ल के इंसाफ का मुतालबा न कर दें। या फिर वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि ये धरना है उन धरनों जैसा जिस तरह वो धरने देते रहे हैं, ये उनके सियासी मुखालफीन हैं और शोहदा उनसे एनआरओ मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म किसी को एनआरओ नहीं देते, ना दे तो फिर शोहदा को एनआरओ क्यों देंगे, जबकि खुद खान साहब भी सोगवारान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि मैयतें आज ही दफना दो, मैं आज ही आ जाऊंगा। तो क्या इसके बाद लोग ये समझने में हक बजारब है कि रियासत मदीना का वाली नाशों से एनआरओ मांग रहा है? यकीन नहीं आता, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। खान साहब ने जब ये बात की होगी तो मेरा गुमान ये है कि वो किसी और सोच में होंगे, किसी ज़हनी दबाव या खलफशार में होंगे। वो तो ये बात भी मान गए हैं कि उन्हें कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। वुज़रा कई रोज से झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब इसलिए नहीं जा रहे कि उन्हें सिक्योरिटी रिस्क है, उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। कौम को अब ये अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि इनकलाब ईरान की ख्वाहिश रखने वाले हाकिम वक्त -10 डिग्री की खून मुंजमद करने वाली सर्दी में 11 नाशों के साथ सड़क पर बैठी खवातीन और बच्चों को इंसाफ देना पसंद नहीं करते, बल्कि उन्हें ब्लैकमेलर समझते हैं। सिक्योरिटी खदशात होते तो हम फौज से हाथ जोड़कर दरखास्त करते कि वज़ीर आज़म को अपनी हिफाजत के हिसार में कोयटा ले जाएं ताकि मजलूमों की दाद रसी हो सके, उनकी लाशें दफनाई जा सके, उनके बेगोर कफनजदा लाशें आखिरी आरामगाह में उतारे जा सके। लेकिन मसला सिक्योरिटी खदशात का नहीं है। और कहने वाले तो कहते हैं कि खान साहब ने खुद को असली वज़ीर आज़म समझ लिया है, और अगर वो असल वज़ीर आज़म है तो फिर उन्हें पता होना चाहिए कि वज़ीर आज़म का असली किरदार क्या होता है, जिसको वो रियासत का बाप कह रहे थे। आज वो उस मनसब पर खुद बैठे हैं। कौन सा ऐसा लकब है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म को नहीं दिया जा रहा? बेरहम, बेहिस, जालिम, मगरूर, तकब्बर, अना परस्त जैसे इल्काबात ये तो बयान किए जा सकते हैं, लेकिन उन इल्काबात का क्या करें जो नाकाबिले बयान है।
बहुत से लोग तो हुक्मरान जमात के वोटर और सपोर्टर के साथ बाकायदा इजहार अफसोस कर रहे हैं, जो वजीर आजम की शख्सियत के हिसार में अब तक है और अब भी उनके कोयटा ना जाने के फेल को मजबूरी से ही सही मगर दिफा कर रहे हैं। तो खान साहब रौनत और तकब्बर, और रौनत जिसे वो रानत कहा करते थे और तकब्बर जैसे अल्फाज वो जो दूसरों के लिए इस्तेमाल किया करते थे, आज वो उन पर पलट कर हमलावर हैं। इस वाक़े का सबसे अलमनाक पहलू यह है कि कत्ल होने वालों को भी यह नहीं मालूम कि उनका कसूर क्या था। दहशतगर्द अपना काम करके चलते बने। दुश्मन का नाम आप चाहे कुछ भी रख दे, वो आपका दुश्मन है, वो आपका हमसाया मुल्क हो, वो आपके मफादात को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता हो, वो सब आपके दुश्मन है। उसका एजेंडा अगर इस मुल्क में आग भड़काना था तो वो तो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहा है। अब अल्लाह जाने किसने वज़ीर आज़म को ये समझाया है या बताया है, ये उनके कान में ये बात डाली है कि अगर तदफीन पर कोई बुलाए तो उसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं। आज हजारा वाले बुला रहे हैं, कल कोई और बुलाएगा तो क्या वहां भी जाना पड़ेगा? तो क्या अवाम को यह बताया जा रहा है कि सिर्फ ये एक सानहा नहीं था, अभी और भी सानहा तुम्हारे मुंतजर हैं, तो किस किस पर वज़ीर आज़म को बुलाओगे और वज़ीर आज़म कहां जाएंगे? वज़ीर आज़म के बयान के बाद इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला पहले से कहीं बढ़ चुका है, दायरा कार फैल रहा है। जो आग सिर्फ फूंकों से बुझाई जा सकती थी वो आग अब तेजी से फैल रही है। तो अल्लाह ना करे ये इतनी फैल जाए कि सब मिलकर भी उसे बुझा ना सके। कसूर की कमसन ज़ैनब के कत्ल पर पूरा पाकिस्तान रोया था, पूरा पाकिस्तान जाग उठा था। जो आज हुकूमत में है वो भी सरापा एहतजाज में थे, जो उन्हें हुकूमत में लेकर आए हैं वो भी आसमान सर पर उठाए हुए थे। वो तकलीफ सबने महसूस की थी, उसका गम आज भी सबके सीने में जिंदा है। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, इस तरह के वाक़े जब भी होते हैं कौम दर्द महसूस करती है, लेकिन जिनको आज दर्द महसूस नहीं हो रहा वो है जो कहते थे कि वज़ीर आज़म कौम का बाप होता है। हमने तो खान साहब को कई बार बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश की, बसद एहतराम उनके लिए कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और ये कहा कि हो सकता है वो सियासी मुहाजरा की वजह से किसी ज़हनी दबाव का शिकार हो, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन में बहुत बड़ी टेंशन चल रही है। वज़ीर आज़म भी ज़हनी दबाव का शिकार है और उन्हें होना भी चाहिए। उनके सारे सियासी मुखालफीन इस वक्त उनकी हुकूमत गिराने के दर पे हैं। ऊपर से ना मईशत चल रही है, ना महंगाई पर काबू पाने में कोई हरबा या हीला कारगर हो रहा है। इन हालात में वज़ीर आज़म कोयटा कैसे जाए? इक़्तिदार का मरकज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त मफरूजों और अफवाहों की जद में है। तब्दीली की हवाएं सन सन कर रही हैं, तो कौन इन हालात में कुर्सी छोड़कर कोयटा जाए और सर्दी से ठठरते हुए लोगों के सर पर हाथ रखे? कुर्सी किसको प्यारी नहीं होती? कुर्सी सबको प्यारी होती। अगर खास सब अपनी हुकूमत बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ या मशगूल है तो ये उनका हक है। उनका मुकाबला उन सियासी जमातों से पड़ गया है जिनके बारे में ये गुमान कर लिया गया था कि अब उनका सियासत में कोई फ्यूचर नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं, एंड ऑफ द स्टोरी। तो ताकतवर लोगों से टकराने वालों को अपने तई मंजिल पर पहुंचा दिया गया था और जिनको एक बोतल में बंद कर दिया था, अब वो जिन इत्तेफाक से या फिर किसी प्लान से। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वो तो हम परस्त है, बहुत से कहते हैं कि वो रूहानी अकीदा रखते हैं और रूहानी अकायद के हवाले से उन्हें शायद किसी ने मना किया हो, किसी रूहानी शख्सियत ने मना किया हो कि जहां पर मैयत तो वहां नहीं जाना, या फिर इस्लामाबाद उनके लिए महफूज मुकाम है, वो बाहर ना जाएं। तब उन्हें यह खदशा हो कि लोग इस हवाले से उनसे सवाल करेंगे, उनका दामन पकड़ेंगे। हुकूमत की जानिब से यह भी नहीं कहा गया कि वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क है, वो इस वजह से नहीं जा सकते, या फिर जिस तरह हुकूमत कोरोना करती थी तो उन्हें किसी कोरोना का खतरा है। लेकिन यह भी नहीं कहा गया अगर कोरोना का खतरा होता तो वुज़रा भी ना जाते, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी ना पहुंचते। तो मेरा गुमान यही है कि खान साहब शायद सियासी मामलात की वजह से तनाव का या दबाव का शिकार है, इसीलिए वो दारुल हुकूमत से बाहर पांव नहीं निकाल रहे, या फिर उन्हें किसी रूहानी शख्सियत ने मना कर रखा है
कि इन दिनों वो अगर इस्लामाबाद से बाहर निकले तो फिर शायद वापसी मुश्किल होगी। तो कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ने सालिहा कोटा के मुतासरीन से मुलाकात ना करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी तो मार ली है। ये उनके सियासी कैरियर के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। उनके सियासी मुखालफिन उनसे पहले पहुंच गए। तो ये वो चीजें थी जो सोची समझी और महसूस की जा रही थी कि शायद कोई रूहानी मामला है, शायद कोई ज़हनी दबाव है, शायद पॉलिटिकल सिनेरियो है। लेकिन खान साहब ने जो बयान दिया है वो तो बड़ा सीधा साधा है कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। उन्हें ये लग रहा है कि इसलिए नहीं लोग उन्हें बुला रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए। जो बयान आज उन्होंने दिया है उसने उनके किरदार और एहसासात पर सवाल उठा दिए। अखिलियत और काबिलियत पर तो क्वेश्चन मार्क मौजूद था, उस पर हम सब बात करते रहते हैं, लेकिन अब तो मसला किरदार का और सोच का आ गया है। और सोच अगर ये है कि कोई अगर बुलाएगा या बुलाने का मुतालबा करेगा और इस तरह तो बिल्कुल नहीं कि कोई शर्त रखी हो, तो अगर इस तरह कोई बुलाएगा तो उसे ब्लैकमेल समझा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, खासकर उनके लिए जो ये समझते हैं कि हम महफूज हाथों में हैं। तो इस पर पूरे मुल्क से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने भी इस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले भी उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने भी खान साहब के बयान पर और खासकर ब्लैकमेलिंग का लफ्ज इस्तेमाल करने पर बहुत शदीद किस्म का एहतजाज किया। आपके ऊपर 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है और आप अगर इस तरह उनकी आहो पुकार को, उनकी मुसीबतों में जब वो आपको पुकार रहे हैं तो आप उनको जब ब्लैकमेलिंग कहेंगे तो आपको शर्म आनी चाहिए इसके ऊपर। तो मैडम इस बारे में वो अपनी लाशें आगे, अपने प्यारों की लाशें आगे रख के बैठे हुए हैं और आप समझते हैं कि आपकी इतनी बड़ी अना है कि लोगों की वो आपकी जो नीचे 22 करोड़ अवाम है उसकी लाशों से बड़ी आपकी अना है। आप वो कह रहे हैं कि हम दफना देंगे, आप आ जाएं, तो इसको आप ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं। अगर वो ये चाह रहे हैं कि आप आएं और उनके सरों पर हाथ रखें और उनको कुछ यकीन दहानियां करा दें, तो ये आपका फर्ज है, ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना चाहिए। आपके पास टर्किश ड्रामा एक्टर्स से मिलने का टाइम है, टर्किश ड्रामास देखने का टाइम है, आपके पास अपने कुत्तों के साथ खेलने का टाइम है, लेकिन आपके पास उन मजलूम लोगों के सर पे हाथ रखने का टाइम नहीं है जो अपनी लाशें आगे रख के बैठे हुए। थैंक यू। इससे पता चलता है कि आपकी सिलेक्शन ने 22 करोड़ अवाम को तबाह बर्बाद। और वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान की बाज़गश्त पूरे मुल्क में जारी है। सेनेट में भी आज इसकी बाज़गश्त सुनाई दी और सेनेटर उस्मान काकड़ ने कहा कि इस तरह के रिएक्शन से अवाम को बगावत की तरफ माइल किया जाए। सेनेट के अंदर बगावत की भी बातें हुई और शहरों शहरों इसका एहतजाज भी जारी है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कुछ सियासी हालात के ऊपर बात करते हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी है बाबर ऐवान और हमारे दोस्तों के साथ वो कुछ अहम बातें कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। राइट सर, पहले नवाज शरीफ पे चले चलते हैं। उनकी मुलाकातें क्या हैं? प्रीडोमिनेंटली ज्यादातर उनसे मिलने वाले लोग, हमारी इत्तलात ये है कि वो इंडियंस हैं और दूसरा ये है कि वो कुछ अरब, जिनमें से गैर अरब यानी अरब ममालिक में से गैर अरब लोगों से भी उनके राब्ते हैं। मैंने सीधी बात कह दी। सही। दो, तीसरा ये है कि उन्होंने पूरी कोशिश शुरू की हुई है कि किसी तरह से उनको विकी लीक्स वाले जूलियन असांज की तरह से कोई एम्बेसी बना दे इसलिए कि उनके रास्ते बंद। और मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा जो चौधरी साहब ने रेज किया। फिर अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, सिर्फ उनके रास्ते उनके साथ हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला करते हैं। ये अगर किसी ने तफसील पढ़नी हो तो जो EU डिस इन्फो लैब की रिपोर्ट है उसको देख ले, तो वो बड़ी सीधी रिपोर्ट है। आपने कहा किसी सफारत खाने में कोई बना लेना चाहते हैं, रास्ते बंद।
लंदन के जो पाकिस्तानी हैं बाखबर, वो ये कहते हैं कि उनके लोग राब्ते कर रहे हैं कि कोई ऐसा हो जाए कि उनको जो 16 फरवरी है उसके बाद किसी जगह वहीं पे पनाह मिले। उसका सबब यह है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे जो मामलात हैं, कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं, एवरीबडी नोज कि हमारा उनके साथ एक फॉर्मल बेहतरीन ताल्लुक है। तो ऐसे में जब पाकिस्तान की रियासत किसी को भेजेगी तो वो कबूल कर सकते हैं। मैं जनरल मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को भेजा था ना, जी हाँ बिल्कुल, मायदा हुआ था ना, कोई भगोड़ा तो नहीं रखा सऊदी अरब ने, जी हाँ, रख ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर दूसरा ये है कि जो कॉन्विक्ट है जिसने सजा बाकी आके भगोड़े ने सर्व करनी है पाकिस्तान के अंदर, उस भगोड़े को पनाह देने की रेमिफिकेशंस है, उसके नताइज हैं इंटरनेशनल। नवाज शरीफ पर इतना बुरा वक्त अभी नहीं आया कि उन्हें किसी मुल्क के कौंसल खाने में पनाह लेनी पड़े, लेकिन बहुत से लोगों को दिन में ख्वाब देखने की आदत होती है और वो अपने ख्यालों की दुनिया में गुम रहते हैं और फिर उसी में किस्से कहानियां गढ़ते हैं और लोगों को सुनाते रहते हैं। नवाज शरीफ का स्टेटस इस वक्त ये है कि वो जिस मुल्क में जाना चाहें वो जा सकते हैं। जूलियन असांज गिरफ्तारी के डर से कौंसल खाने में इस वजह से पनाह लेने पर मजबूर हुआ था कि अमेरिका उसके पीछे था और अमेरिका एक सुपर पावर है और वो उनको गिरफ्तार करना चाहता था। तो नवाज शरीफ को किस बात का डर है? पासपोर्ट एक्सपायर हो जाना तो मामूली सी बात है। यहां से जो लोग यूरोप जाते हैं वो सबको मालूम है, बहुत से लोग जिनका वीजा नहीं लगा होता या 2 नंबरी की होती है तो पासपोर्ट फाड़ कर फेंक देते हैं, तो उसके बाद भी सालों वो यूरोप में रहते हैं। तो लगता ही हो कि जब से ये खबरें आम हुई है, जेरे गर्दिश आई हैं कि नवाज शरीफ को अरब ममालिक शहरियत देने की ऑफर कर रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब की तरफ से कोई खत भी लिखा गया कि आ जाए, कतर भी स्टैंड बाय है, तो उसके बाद से लगता ही हुआ है कि इस किस्म का झूठ बोलकर उसका तोड़ करने की कोशिश किया जा रहा है, यानी काउंटर अटैक है। तो दुनिया भर में इसके अलावा भी अगर इसको छोड़ दे कि फर्ज के लिए नवाज शरीफ को किसी ने नहीं बुलाया, हाइपोथेटिकली कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं, कई आइलैंड ऐसे हैं, जजीरे ऐसे हैं जहां आप सिर्फ अपना कैपिटल ले जाए, अपना सरमाया ले जाए, तो वो आपको 25 घंटे में ना सिर्फ अपनी शहरियत दे देते हैं बल्कि आप वहां के तमाम शहरी हकूक के मालिक बन जाते हैं। तो ये बात तो बच्चे बच्चे को भी मालूम है, लेकिन ना बाबर अवान साहब को मालूम है, ना जिनसे वो गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, हमा यारा दोज़ख हमा यारा जहन्नम। तो उन्हें मालूम है, वो कहते हैं ना, एक होता है झूठ और एक होता है झूठो झूठ 44। अब पता नहीं ये सोबत का असर है या खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ रहा है कि बाबरवार भी तोता मैना की कहानियां सुना रहे हैं। अब बात कर रहे हैं पीटीआई के रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन एमएनए कराची से, और इससे पहले वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी एमएनए रहे हैं। उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। सानहा कोयटा के हवाले से उनसे सवाल किया जा रहा है और वो हुकूमत का या अपनी पार्टी का वर्जन दे रहे हैं। देखते हैं कि क्या कहते हैं आमिर लियाकत हुसैन। अली जैदी और जुल्फ़िकार बुखारी साहब को दोनों उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जिस हज़ारा नहीं है, लेकिन एक कम्युनिटी वो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, यानी अहले तशय्युअ बिरादरी। तो वो उनको वहाँ पर उनके साथ बैठना चाहिए था, कुछ ये सिर्फ बात तकरीर करके और उनको नाशें दफनाने का कहने की बात, बैठना चाहिए, तकरीर बहुत जरूरी था। तकरीर नहीं, जो गुफ्तगू की है वो इंसानों वाली गुफ्तगू है जो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने की है। ये इनमें इंसानियत है, इनको खौफ खुदा है। ये क्या करने गए थे? पर इंसान को बहुत ही धीमे और बहुत ही संजीदा अंदाज में वाकई का बिल्कुल दर्द बयान करना चाहिए। सेंटिमेंट्स अपनी जगह है, ये उकसाने वाली जो कोशिशें हैं, इश्तियाल दिलाने वाली कोशिशें जो आवाम को हैं, ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि जुम्मे का इंतज़ार कर लीजिए, क्या पता जुम्मे को, मैं कल के जुम्मा जो आ रहा है इमरान खान साहब वहाँ पर, यहाँ तो ये माइंड बनाकर सब बात कर रहे हैं कि उन्हें जाना ही नहीं है, और अगर कल चले गए तो सब क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे। और जहाँ तक जुल्फ़ी बुखारी का ताल्लुक है, आपको बेनिफिट ऑफ नो डाउट देना चाहिए उन लोगों को जो सियासत में कभी रहे नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि कहाँ जाकर कैसे बात करनी है। तो उनको बार बार, अगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जिनको मालूम होता है, मेरी चाहे बहन आज़मा हो या शाद भाई हो या दीगर लोगों, अगर इनको पता, ये जाकर वैसी बात नहीं करते।
अब जुल्फी बुखारी को नहीं पता, अभी 9 वारिद हैं। ये किसका कसूर है कि गलत बंदे को वहां भेजा है? कैप्टन का सर, कैप्टन का। अब ये देखिए ना, ये देखिए, अब ये देखिए टीम अच्छी नहीं बनी या टीम इसमें कसूर के बजाय अगर हम ये देखें कि कैप्टन कल जा रहा है, ये मैं बता रहा हूं आपको, कल जा रहा है। अब मैं अगर ये बता, आमिर भाई आसान सी बात थी, वज़ीर आज़म चले जाते तो किसी को यह कहने का मौका ना मिलता कि लोगों को उकसाया जा रहा है, कोई साजिश की जा रही है। हुक्मरान जमात के लोगों को खुद इस बात का एहसास है कि हुकूमत ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, और सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं मारी, मुझे तो लगता है कि पूरा टाइटैनिक की किसी ग्लेशियर में दे मारा है, और अब बदहवासी छाई हुई है। तो खास साहब का दिफा करने वालों की भी जुबान उनका साथ नहीं दे पा रही। कल तक जो सीना ठोक कर दिफा कर रहे थे, अब वो भी थोड़े सटपटाए हुए नजर आते हैं। जुल्फी बुखारी और अली जैदी की जो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेटस है वो ये है कि उन्हें इमरान खान की वजह से वोट मिले हैं। अब खान साहब की टोकरी इस किस्म के अंडों से भरी हुई है, तो वो नए अंडे कहां से लाए? वो कहते हैं ना, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तो उनको कहीं से लोग दिए गए। अब वो लोगों की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो खुलकर सामने आ जाती है या आ रही है। तो मसला ये नहीं कि कम्युनिटी कौन सी है, हजारा के लोग हों या कोयटा के मुकामी बाशिंदे हों, पख्तून हो या नॉन पख्तून हो, एहतजाज तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। जितना कोयटा में एहतजाज हो रहा है वैसा एहतजाज कराची में भी हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है, सिकंदर में भी हो रहा है। लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि इस मामले में हुकूमत ने बेइज्जती का मुजाहरा किया है। वो जिस किसी को ये जोम हो जाता है ना कि वो हमेशा हुक्मरान रहेगा, तो फिर तारीख ऐसे किरदारों के साथ उस तरह का सलूक करती है, और इस तरह के किरदारों से तारीख भरी पड़ी है। अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो उसका मुतालिया कर ले। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ और मैं इफ्तिखार काज़मी। और के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल, वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं इस वाक़े के ऊपर, और सानहा कोयटा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कैपिटल टॉक में। वॉच दिस। उनका मुतालबा बड़ा सिंपल है। वो ये कहते हैं कि जो कौम का बड़ा है, हमारे साथ 14 सालों में 2000 बंदे हमारे शहीद हो गए हैं, हमें हमारा कौम का सरबराह आके सिर पे हाथ रख दे और कहे कि आइंदा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको तहफ़्फ़ुज़ देने की, हमारी तसल्ली हो जाएगी। आप हामिद साहब, मैं सिर्फ 2 मिनट दीजिए। मुझे जिस बात पे दिल दुखता है कि वज़ीर आज़म साहब के पता नहीं ये मुशीरान कौन है कि आप ये खबरें शाये कर रहे हैं कि वजीर आजम एक तरफ -10 डिग्री के अंदर हजारा की माएँ बहनें जो हैं वो अपनी मैयतें लेकर सड़कों पर बैठी हैं, और वजीर आजम साहब जो हैं तुर्क ड्रामे के फनकारों के साथ ड्रामे बनाने की मीटिंग्स कर रहे हैं। मतलब ये तो एक इतना बड़ा संग दिलाना फेल है। उससे पहले यूथ के वो जो यूट्यूब के जो ब्लॉगर्स हैं उनके साथ मीटिंग हो रही है। भाई ये क्या प्रायोरिटीज क्या है? मुझे तो लगता है कि इस हुकूमत का वाकई एक सीरियस प्रॉब्लम। अच्छा, ये मुतलका आदमी जो है वो वजीर, मुतलका वजीर हमारे साथ बैठे हैं, नहीं है उनसे। देखिए, ये बात तो अब कोई राज की बात ही नहीं रही कि वज़ीर आज़म की प्रायोरिटी में लोगों के दुख दर्द और तकलीफें सुनना नहीं है। ये तो हसास लोगों का काम है, सेंसिटिव लोगों का, जिनके सीने में दिल धड़कते हो, तो जिन्हें ना महंगाई का एहसास है, ना उन्हें बेरोजगारों की चीखें सुनाई देती है, ना गुर्बत की शरह में इजाफे पर उनके माथे पर कोई शिकन नजर आती है। तो फिर उन्हें इस बात की क्या परवाह कि कोई लाश लेकर खून जमा देने वाली सर्दी में सड़क पर बैठा है, ये कहीं और बैठा है, या वो क्या मुतालबा कर रहा है, और मैयतें इंतजार कर रही हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं आना वो नहीं आ रहे। अब ये काम तो वो करेंगे जिन्हें कोई दुख है, कोई तकलीफ है, या वो किसी का दुख और दर्द महसूस कर सकते हो।
इसके लिए तो इंसान के अंदर जज्बात और एहसासात का होना जरूरी है। अब जिनके जज्बात को सिर्फ कुत्तों के साथ खेलने से तस्कीन मिलती हो, सियासी मुखालफिन को जेलों में डलवा कर जिनके जज्बात या सीने में ठंड पड़ती हो, वो फिर यूट्यूबर से मिले या अदाकारों से वक्त गुजारे या किसी और के साथ मसरूफ रहे, उनसे क्या गिला क्या शिकवा। और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत से जवाब मांग लिया है और एहतसाब अदालत से अदालत ने पूछा है हमजा शहबाज का ट्रायल कब तक मुकम्मल होगा। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। हमजा शहबाज के वकील ने अदालत को यह बताया कि हमजा शहबाज 1 साल 7 माह से जेल में है। जस्टिस बशीर आलम ने कहा कि मेरिट पर बात ना करे तो बेहतर है, केस में जो हकायक सामने आए वो शर्मनाक है, तो ट्रायल की सतह पर वो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हमजा शहबाज केस चलने पर मुतमईन है, तो मसला क्या है, ट्रायल मुकम्मल होने तक मुलजम को जेल में रखना भी मुनासिब नहीं। ये भी अच्छा नहीं कि पुराने मुकदमा छोड़कर नए केसेस पहले चलाए जाए। जो मुलजम पेश ना हो, नैब उसकी जमानत मनसूखी के लिए रजू कर सकता है। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्क भर में 30 नई एहतसाब अदालतें बन रही है, तो नई अदालतों के क़याम से ही मुकदमात का बोझ तकसीम होगा। एक दिन में 5 से 10 गवाहों के बयान रिकॉर्ड होते हैं। वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कई मुकदमात तो 2003 से चल रहे हैं, अदालत हमजा को जमानत दे ताकि मुकदमा चलाने में सहूलत मिल सके। जस्टिस बशीर आलम ने कहा एहतसाब अदालत की रिपोर्ट आने दें, मालूम हो सकेगा कि ट्रायल कब तक मुकम्मल होगा, उसके बाद इसका फैसला करेंगे। अदालत ने हमजा शहबाज की जमानत की दरखास्त मजीद 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी। और इस्लाद दहशतगर्दी की अदालत ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद अपलोड करने के इल्जाम में 3 मुलजमान को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। अदालत ने गुस्ताखाना मवाद के 3 मुलजमान नासिर अहमद सुल्तान, नारायण नुमान, अब्दुल वहीद को सजाए मौत सुनाई है, जबकि एक मुलजम प्रोफेसर अनवार अहमद को तौहीन मजहब पर 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माना आयद किया गया। 4 मुलजमान को इश्तिहारी करार दिया गया और उनके दामी वारंट जारी कर दिए गए। इन मुलजमान पर इल्जाम यह है कि इन्होंने गुस्ताखाना मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया। अदालत ने अपने जारी करदा फैसले में कहा कि मुलजमान पर तौहीन रसालत और तौहीन मजहब का इल्जाम साबित हो गया। एक और मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कालादम तंजीम के सरकर्दा रहनुमा ज़की रहमान लखवी को चंदा इकट्ठा करने और कालादम तंजीम चलाने के इल्जाम में मजमूई तौर पर 15 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने ट्रायल मुकम्मल होने के बाद गवाहों और शवाहद की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया। ज़की रहमान लखवी के शरीक मुलजिम अबू अंस मोहसिन को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। कालादम अस्करियत पसंद ग्रुप के रहनुमा के से ज़की रहमान लखवी को अमेरिका और भारत ने 2008 में बॉम्बे हमलों का जिम्मेदार ठहराया था। उन्हें पहले 2008 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। भारत व्हील अरसे से पाकिस्तान से लखवी के ट्रायल का मुतालबा कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ ठोस सबूत मांगे गए तो उन भारत की जानब से कोई सबूत फराहम नहीं किए थे। ज़की रहमान लखवी के खिलाफ CTD ने 7 दिसंबर 2020 को एक मुकदमा दर्ज किया था और मुलजिम पर कालादम तंजीम के लिए चंदा इकट्ठा करना और कालादम तंजीम चलाने का इल्ज़ाम लगाया गया। इसके अलावा उन पर एक और इल्ज़ाम भी था कि वो दहशतगर्दों की माली मावनत करते रहे हैं। तो उसके बाद ये मुकदमे के ट्रायल के हवाले से आज फैसला सामने आया, उन्हें सजा सुना दी गई है और सजा पूरी करने के लिए अब उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजियों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ राय से इफ्तिखार का आदमी को इजाजत दे। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और खुद को कोरोना से महफूज रखने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर जारी रखें।